हेलो दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को सर्जिक क्लासेस में फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 बायोलॉजी का चैप्टर लाइफ प्रोसेसिंग करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग ने इसका पार्ट 1 कर चुका है। आज हम लोग करेंगे इसका पार्ट 2। जो पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाइए और पार्ट 1 देखिए। ठीक है, आज हम लोग लाइफ प्रोसेसिंग जो का पार्ट 2 करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि आखिरकार किस किस चीज़ के बारे में बताया गया है, और इस वीडियो पर बने रहिए क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सारा जानकारी जो दिया जाएगा जो कि एग्जाम पर्पस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या बताया गया है इस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि न्यूट्रिशन इन प्लांट, कि जो पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जो प्लांट है चाहे एल्गी, दोनों जो होते हैं ये दोनों मैन ऑटोट्रॉप्स के अंदर आते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं स्वपोषी, मतलब अपना खाना खुद बना लेता है, या कहीं ना कहीं उसको हम लोग प्रोड्यूसर के कहते हैं, जैसे उत्पादक। अगर प्लांट रहेगा तभी हम लोग और जो भी एनिमल्स है या भी जो भी है इंसेक्ट वगैरह जो भी, वो अपना लाइफ को स्पेंड कर सकते हैं। दैट मीन्स प्लांट को हम लोग क्या कहेंगे, प्रोड्यूसर। और प्रोड्यूसर को अगर नहीं बोलना चाहते हैं ऑटोट्रॉफ, दैट मीन्स कहने का मतलब वो स्वपोषी होता है, अपना खाना क्या करते हैं, खुद बनाते हैं। तो जानते हैं आखिरकार प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं। तो अपना जो खाना बनाते हैं जो प्लांट्स या एल्गी, वो कौन सा प्रोसेसिंग के द्वारा, फोटोसिंथेसिस, जिसे इंग्लिश से कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो वो अपना खाना फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाते हैं, जो कि इस प्रक्रिया में जो होती है वो ग्रीन सेल, कहीं न कहीं जो ग्रीन हरा कलर का जो सेल मौजूद होते हैं कहीं न कहीं पत्तों में, प्लांट में, वह जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया करती है, उसी के द्वारा अपना खाना वह तैयार करते हैं। यहाँ जो प्रोसेस जो होता है वो अकर इन इनसाइड, कहीं न कहीं जो प्लांट्स के इनसाइड में अंदर में होती है, केमिकल प्रोसेसिंग के द्वारा होती है, आगे जाके जानेंगे। तो उसके अंदर में चाहे पत्ता हो या प्लांट हो, उसके अंदर में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है क्या, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जिसे कहते हैं ग्रीन प्लास्टिड, एक हरित लवक पाया जाता है, उसकी मौजूदगी के कारण हम लोग का प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रियाएं होती है। तो पूछेगा कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, तो क्लोरोप्लास्ट। अगर पत्तों में, अगर या पेड़ों में जो हरे पेड़ होते हैं, अगर उसमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद है तो समझे कि हम लोग का फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाएं होगी। अगर हम लोग आगे बात करते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस ऑकर इन फॉलोइंग स्टेज, कहने का मतलब जो फोटोसिंथेसिस का है वह कहीं न कहीं ये दो पार्ट्स में, हम लोग दो स्टेजेज में बढ़ता है। पहले हम लोग बात करते हैं एक लाइट रिएक्शंस, और सेकंड क्या है, डार्क रिएक्शंस। पहला बोलिएगा लाइट रिएक्शंस, सेकंड क्या है, डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो लाइट रिएक्शंस का मतलब क्या हो गया कि जो लाइट की मौजूदगी, दैट मीन्स सनलाइट का मौजूद रहेगा, वहाँ प्रेजेंट रहेगा, तभी जाके क्या करेगा, अपना वह खाना बनाएगा, वो करेगा। ठीक है, तो चलते हैं देखते हैं कि जो लाइट रिएक्शंस में क्या क्या बताया गया। तो देखो यहाँ बताया गया कि एब्जॉर्प्शंस ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल पिगमेंट। जो भी होता है कि जो लाइट एनर्जी होता है वो एब्जॉर्प्शन होता है किसके द्वारा, एक पाया जाता है क्लोरोफिल पिगमेंट, जो पिगमेंट मौजूद होता है उसी के द्वारा लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है, फिर एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस की क्रियाएं होती है। कहीं ना कहीं ये जो प्रोसेसिंग होने के लिए आपको क्या चाहिए, लाइट। ठीक है, लाइट रिएक्शन होना चाहिए। अगला देखो इसमें क्या कहा कि कन्वर्सन्स ऑफ लाइट एनर्जी इनटू द यूजेबल्स केमिकल एनर्जी। अब जो वहाँ पर जो लाइट एनर्जी आया था प्रकाश के द्वारा, प्रकाश आया, सनलाइट आई, उसको हम लोग लाइट एनर्जी के रूप में दिए। लाइट एनर्जी जैसे ही हम लोग का प्लांट में पड़ा तो वो प्लांट क्या किया, उसको अपने खाना बनाने के लिए, अपने जो एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए उसको किस फॉर्म में चेंज कर दिया, केमिकल एनर्जी में। तो केमिकल एनर्जी किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्मेशन में, जिसे कहते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। याद रखिएगा एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी क्या करता है, कहीं न कहीं ऊर्जा निर्माण करने का काम करता है, ऊर्जा बनाती है। इससे पहले हम लोग ने बताया होगा कि शायद कि जो 1 एटीपी जो होता है या 1 ग्लूकोज कह सकते हैं, 1 ग्लूकोज इक्वल टू जो होता है वह कितना होता है, 38 ATP। ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको याद रखिएगा कि अगर 1 ग्लूकोज का फॉर्मेशन जो होता है वो कितने एटीपी के बराबर होते हैं, 38 ATP। यही एटीपी जो होता है वह क्या करता है, अपने खाना बनाने के या अपने एनर्जी के रूप में यूज़ करता है कौन, प्लांट। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। इसके बाद जो बताया गया उसमें देखते हैं
कि जो स्प्लिटिंग, यहाँ से बात करते हैं स्प्लिटिंग ऑफ H2O, जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है वो टूटता है किसमें, हाइड्रोजन और आपका ऑक्सीजन में, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्योंकि वाटर की जो मॉलिक्यूल है कहीं कहीं आपको दिख रहा होगा कि कहीं कहीं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। जब वह लाइट रिएक्शंस होती है तो वह जो वाटर का मॉलिक्यूल है वह किस में टूट जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स में या मॉलिक्यूल्स में। अब आगे देखते हैं यहाँ पर इसके लिए जो फैक्टर एसेंशियल क्या है कि लाइट रिएक्शंस होने के लिए सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए। इससे पहले हम लोग पहले डार्क रिएक्शंस की बात कर लेते हैं, फिर हम लोग फैक्टर एसेंशियल की बात करते हैं। जस्ट इसका आगे इसमें देखते हैं डार्क रिएक्शंस में क्या बताएगा। डार्क रिएक्शंस ऐसा मतलब नहीं है कि जो अंधेरा में रिएक्शंस होती है या अंधेरे में जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग डार्क रिएक्शंस करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डार्क रिएक्शन का मतलब अगर दिन ही है लेकिन उसमें सनलाइट की मौजूदगी नहीं रहेगी, ठीक है, या दैट मीन्स वहाँ पर लाइट जो प्रॉपर वे से नहीं मिल पाएगा, तो उसमें डार्क रिएक्शंस में क्या होता है कि जो रिडक्शन ऑफ यहाँ पर आपका रिडक्शन ऑफ जो है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शंस होता है और किसका यूजिंग करके, हाइड्रोजन एटम्स को लेके या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को लेके जो होते हैं कहीं न कहीं डार्क रिएक्शंस होते समय कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, रिडक्शन होता है। अगला जो बताया गया है कि फॉर्मेशन ऑफ हेक्सोज शुगर ग्लूकोज। अब जो हेक्सोज शुगर का जो फॉर्मेशन होता है उसके बाद उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, ग्लूकोज में, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ हेक्सोज शुगर वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ग्लूकोज में, और ग्लूकोज जो फाइनली वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, स्टार्च में। ये जो प्रक्रियाएं जो होता है चाहे वह हेक्सोज शुगर से ग्लूकोज का बनना, ग्लूकोज से बन के स्टार्च का बनना, ये सब जो जितनी भी रिएक्शनें होती है कहीं उस किसके अंदर रखा जाता है, डार्क रिएक्शंस का। लेकिन जब एनर्जी फॉर्मेशन की बात करता है, एटीपी के फॉर्मेशन की बात करता है, तो उसको हम लोग रखते हैं लाइट रिएक्शन को, और इसके लिए जो है प्रकाश संश्लेषण का के लिए बहुत जरूरी है क्या, आपका लाइट, ठीक है। अब आते हैं इसमें फैक्टर्स एसेंशियल क्या है कि क्या क्या जरूरी है इस फोटोसिंथेसिस के लिए। सबसे पहले एनी हाउ आपको क्या चाहिए, लाइट। विदाउट लाइट, ये सनलाइट के बिना ये क्लोरोफिल जो होता है या फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाएं कुछ भी हो, चाहे क्लोरोप्लास्ट की बात करें, ये सब पॉसिबल नहीं है। इसके लिए लाइट चाहिए, और क्या चाहिए, क्लोरोफिल ए चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर मॉलिक्यूल चाहिए, और कहीं न कहीं क्या चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। ये जरूर याद रखिएगा क्या क्या इसमें चाहिए हम लोग को। तो ध्यान रखिए, पहला जो है आप लाइट चाहिए, क्लोरोफिल ए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और टेम्परेचर, ठीक है। और एक बार ध्यान से देखिएगा, फैक्टर एसेंशियल फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए, लाइट, क्लोरोफिल ए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल्स और टेम्परेचर। अब हम लोग प्लांट लिफ में देखेंगे कि जो मेन ऑर्गन ऑफ फोटोसिंथेसिस हो स्टोमाटा। कहीं ना कहीं अब देखो कि आपको बताते हैं कि हमारे जो प्लांट होते हैं, प्लांट के पत्तों में जो होता है कहीं ना कहीं एक स्टोमाटा पाया जाता है। इस मान लीजिए सपोज दैट ये हम लोग का एक लीफ है, ये लीफ है, और लीफ जो है, लीफ पत्तों के में बहुत सारे छोटे छोटे आपको क्या देखेंगे, आपका छिद्र देखेंगे, ठीक है। इस टाइप का बहुत सारा छिद्र होता है, इस टाइप का, यहाँ समझिए। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमाटा। वो कभी ओपन होता है, कभी क्लोज होता है, ओपन होता है, क्लोज, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है। ये क्या करता है कि आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, या ये एक्सचेंज करने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि जो अगर हमारे प्लांट को क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, और ठीक है, तो हमारे इन्वायरमेंट से क्या करता है, ये ऑक्सीजन को क्या करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, वो अब्जॉर्ब करता है, लेता है, और फिर वह ऑक्सीजन को क्या करता है, रिलीज कर देता है, यहाँ से निकाल देता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट से लिया और O2 को क्या किया, रिलीज किया। ये जो काम करता है पत्ता में जो स्टोमाटा होता है वही करता है, ठीक है। तो पूछेगा कि जो एक्सचेंज ऑफ स्टोमाटा क्या मदद करता है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। साथ साथ में जो होता है कहीं न कहीं पत्ता को देखोगे कि जब ज़्यादा धूप वगैरह देने लगती है तो पत्ते सूखने लगते हैं। दैट मीन्स अगर प्लांट में H2O मौजूद है, वाटर का मॉलिक्यूल है, ये भी कहीं न कहीं ट्रांसमिशन होने लगता है, पानी का क्या होता है वहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे वो सूखने लगता है। दैट मीन्स ये भी जो होता है H2O का ट्रांसमिशन भी किसके द्वारा होता है, पत्ता में मौजूद स्टोमाटा के कारण, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या क्या आपका बताया गया है कि पहली बात
कि जो प्लांट लीफ होते हैं वो मेन ऑर्गन है फोटोसिंथेसिस का, और उसमें आपको क्या दिखाएगा, स्टोमाटा, और साथ साथ में स्टोमाटा हेल्प करता है एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसमिशन ऑफ H2O की, जो आपको पहले बता दी। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग। अब यहाँ पर बात करते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल में। एनिमल में न्यूट्रिशन कैसे होते हैं, कैसे अपना पोषण करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो जो एनिमल्स हैं उसमें देखो कि एनिमल को जो एक पहले बोले कि जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, जबकि जो एनिमल्स हैं वो क्या हो गया आपको हेटरोट्रॉपिक मोड के द्वारा अपना न्यूट्रिशन करते हैं। और ये तुरंत तो होगा नहीं, क्योंकि कहीं न कहीं एनिमल्स की बात करते हैं, लंबा चौड़ा प्रोसेसिंग हम लोग भी एनिमल्स के अंदर आते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसे एनिमल बोलेंगे तो आपको बुरा लग जाएगा, लेकिन हम लोग जो होते हैं पूरे किंगडम को 2 पार्ट्स में बांटा गया है, एक प्लांट किंगडम और एक एनिमल किंगडम। तो हम लोग किसके अंदर आते हैं, एनिमल किंगडम के अंदर। तो एनिमल किंगडम जो भी होते हैं वो अपना जो न्यूट्रिशंस करता है, अपना पोषण जो बनाते हैं, कहीं न कहीं किस मोड के द्वारा, हेटरोट्रॉपिक मोड के द्वारा, ठीक है। तो इसको हम लोग 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया, तीन स्टेप में बांटा गया है, उसको देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग डाइजेशंस, दूसरा हो गया एब्जॉर्प्शंस, तीसरा हो गया एसिमिलेशन, ठीक है। याद रखिएगा, फर्स्ट जो स्टेप है आपका डाइजेशंस, सेकेंड हो गया एब्जॉर्प्शंस, तीसरा हो गया एसिमिलेशन। तो एक एक करके हम लोग बात करते हैं। पहले देखते हैं क्या लिखा गया कि अलग जो जितने भी डिफरेंट एनिमल हैं उसका डिफरेंट केमिकल जो होता है मैकेनिज्म होता है डाइजेशन डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द। बिल्कुल बात किया गया यहाँ पर, इस स्टेप से हम लोग पता कर सकते हैं इस सेंटेंस से कि हर जितने भी एनिमल होते हैं या जितने भी हेटरोट्रॉपिक्स वाले मोड वाले जो एनिमल्स होते हैं वो एक जैसा स्ट्रक्चर तो नहीं होता, उसका स्ट्रक्चर जो बॉडी है उसके कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है। किसी का बॉडी का जो फॉर्मेशन हुआ वो बहुत कॉम्प्लेक्स हुआ है, बहुत जटिल रूप से हुई है। कोई ऐसे होते हैं जिसका फॉर्मेशन बहुत सिंपल हुआ है, जैसे मान लो कि हम ही लोग मनुष्य हैं, तो हम लोग का जो बॉडी है वह बहुत ज़्यादा क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी से बना हुआ है, बहुत ज़्यादा इसमें ऑर्गेन्स बने हुए हैं, बहुत सारे फंक्शन है इसमें। तो हम लोग का जो डाइजेशन होगा वो अलग होगा। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होता है, तो उसका जो होता है डाइजेशन सिस्टम थोड़ा सिंपली होता है। तो वही लिखा है कि डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन डिपेंडिंग, क्या कह रहा है कि कॉम्प्लेक्सिटी बॉडी ऑर्गेनिज्म की, किसी भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी का कॉम्प्लेक्सिटी कैसा है। एग्जाम्पल में आते हैं कि जो यूनिसेलुलर जो है, लाइक जैसे कि अमीबा का बात करते हैं, अमीबा एक जो अपना न्यूट्रिशन जो प्रोसेसिंग से करता है, या तो फिर डाइजेशन वाला जो बात करते हैं वह दिखाता है किस टाइप का, तो फेगोसाइटोसिस। याद रखिएगा, यूनिसेलुलर है कौन, अमीबा। अमीबा जो दिखाता है अपना न्यूट्रिशन किस फॉर्म में दिखाता है, तो फेगोसाइटोसिस, ठीक है। जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम लोग हैं, ये जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये आपका इसका अलग सा एक क्या रहता है, डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है, पूरा का पूरा सिस्टम से बना रहता है किसका, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो कि यूनिसेलुलर जो होते हैं जैसे कि अमीबा वगैरह हो गया, वह किस टाइप का दिखाता है, फेगोसाइटोसिस। आगे आते हैं हम लोग, देखो न्यूट्रिशंस इन ह्यूमन में। अब जो मल्टी सेलुलर के अंदर जो ह्यूमन है, या उसको हम लोग देखते हैं, या हेटरोट्रॉपिक्स मोड वाले जो होते हैं उसका में कौन आते हैं हम लोग, ह्यूमन्स। मानव में कैसे न्यूट्रिशन करते हैं उसको देखते हैं। तो ह्यूमन जो दिखाता है वो एक क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। किस टाइप का, होलोजोइक न्यूट्रिशन। याद रखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यू में, अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है कि ह्यूमन क्या दिखाता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये इवॉल्व होता है कितना स्टेज, 5 स्टेप इसमें शामिल रहते हैं। जो भी ह्यूमन्स है ये अपना पूरा का पूरा डाइजेशन सिस्टम को पूरा करने के लिए, न्यूट्रिशंस पूरा करने के लिए कितने स्टेप से गुजरना पड़ता है, 5 स्टेज से, विच आर परफॉर्म्ड बाय वेरियस पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव। और इसका अलग अलग डाइजेस्टिव सिस्टम में बांटा गया। देखते हैं पहला जो है 5 स्टेज में, पहला क्या हो गया आपका, जिसे कहते हैं इंजेसेशंस, ठीक है। इंजेसेशंस क्या होगा, कि प्रोसेस ऑफ इंटेक ऑफ सॉलिड या लिक्विड फूड बाय माउथ। जो हम लोग मुख से खाते हैं, जैसे हम लोग कोई चीज़ इंटेक करते हैं, लेते हैं, खाते हैं, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो चाहे वो सॉलिड फॉर्म में है, जब हम लोग मुंह से लिए, दैट मीन्स उस फर्स्ट स्टेज को हम लोग क्या कहेंगे, इंजेसेशन। क्या कहेंगे, इंजेसेशन, ठीक है। तो पहला हो गया इंजेसेशन, प्रोसेस ऑफ क्या हो गया, इंटेक ऑफ किसको, सॉलिड या लिक्विड फूड बाय किसके द्वारा, माउथ। क्योंकि हम लोग खाना भी खाते हैं तो पता ही है कहाँ से लेते हैं, मुँह से लेते हैं, डायरेक्ट मुँह से लिए, दैट मीन्स इंजेसेशन। उसके बाद सेकेंड जो है वह डाइजेशन। यह क्या करता है, डाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वर्सन ऑफ कॉम्प्लेक्स जो हो गया या
कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल्स नॉन एब्जॉर्बेबल फूड मॉलिक्यूल्स इनटू द सिंपल। कहने का मतलब ये जो डाइजेशन हुआ, कहीं ना कहीं हम लोग जो खाना खाते हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, बहुत जटिल होते हैं, उसको क्या करता है, कन्वर्सन करता है, या कॉम्प्लेक्सिटी को, चाहे ऐसा खाना जो सॉल्युबल नहीं इनसॉल्युबल हो उसको, या ऐसा जो एब्जॉर्बेबल नहीं हो, नॉन एब्जॉर्बेबल जल्दी से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, उन फूड को मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, तोड़ तोड़ के उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, सिंपल फॉर्म में। तो कॉम्प्लेक्स को चेंज कर देगा किस में, सिंपल में। इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस जो होते हैं उसको कर देगा किस में, सॉल्युबल में। और जो नॉन एब्जॉर्बल है उसको कहीं कहीं कन्वर्ट कर देगा किस में, एब्जॉर्बल में। फ्रॉम द यूजिंग किसका, वेरिएट, क्योंकि हमारे पेट के अंदर बहुत सारे एंजाइम, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे एंजाइम जो सिक्रेशन होता है, सिक्रेट करता है या वहाँ से निकलती है, तो वो क्या करता है हमारे भोजन में, या हमारे जो भी कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल नॉन एब्जॉर्बल सब्सटेंसेस को कहीं न कहीं वो एंजाइम सिंपल फॉर्म में चेंज कर देता है, या तो फिर अब जो इनसॉल्युबल उसको सॉल्युबल में, या तो फिर आपको बोलेंगे कि नॉन एब्जॉर्बल को एब्जॉर्बल में कन्वर्ट कर देता है। कौन करता है, तो वो लोग एंजाइम करता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग एब्जॉर्प्शंस। थर्ड प्रोसेसिंग होता है एब्जॉर्प्शंस, एंट्री ऑफ डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल्स जो न्यूट्रिएंट्स इनटू द ब्लड। अब हम लोग एब्जॉर्प्शंस के अंदर क्या रखेंगे कि जो हमने खाना खाया उसके बाद जो डाइजेस्ट हुआ, तो डाइजेस्ट होने के बाद वो जो फूड का जो मॉलिक्यूल्स है एकदम छोटे छोटे पार्ट्स में कहीं ना कहीं हमारे फूड कन्वर्ट हो गया है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में। अब उस मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, इसको मिला देगा कहीं किसके साथ, ब्लड के साथ। देखो, तो एंट्री कर देगा, कहाँ एंट्री करेगा, ब्लड में। कौन, तो हमारे जो फूड्स के छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स था वह कहीं ना कहीं एंट्री कर दिया किसमें, ब्लड में। इस प्रोसेसिंग को हम लोग क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शंस। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट जो आता है वो क्या हो गया आपका कि एसिमिलेशंस। नेक्स्ट है एसिमिलेशंस, क्या कहलाता है कि यूटिलाइजेशंस ऑफ न्यूट्रिशंस फॉर बॉडी फंक्शन। अब एसिमिलेशंस क्या करेगा, जो हमारे बॉडी में चल गया है फूड पार्टिकल्स वो एब्जॉर्ब किया, अब वो कहीं ना कहीं एनर्जी के फॉर्मेशन में होने लगा है। अब वह जो यूटिलाइजेशन करेगा उसका उपयोग करेगा न्यूट्रिएंट्स का बॉडी फंक्शन में। जैसे मैं आपको पढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग के लिए भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी जो मिल रहा है कहीं ना कहीं ये हमारा न्यूट्रिशंस फंक्शन का काम कौन कर रहा है, एसिमिलेशंस। हमने खाना खाया, वह हमारे एंट्री किया किसमें, ब्लड में। किसके द्वारा, एब्जॉर्प्शन प्रोसेसिंग के द्वारा। और जो ब्लड में एंट्री करने के बाद उसको यूटिलाइज करके हमको फंक्शन काम करा रहा है, जो काम करने का काम कर रहा है, उसको हम लोग किसके अंदर रखते हैं, एसिमिलेशन के अंदर। लास्ट जो पांचवा जो स्टेज है उसे कहते हैं एजेसेशन। तो यहाँ पर जो रिमूवल ऑफ जो फेशियल्स मटेरियल्स जो होता है बाय एनस। अब जो ऐसा जरूरी नहीं कि हमारे जो भी खाना खाएं वो सब कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में एकदम वो प्रॉपर वे से वो मिल जाए या प्रॉपर वे से वो काम करना स्टार्ट कर दे। कहीं कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए अनयूजफुल होता है, वेस्टेज के रूप में होता है, और उसको कहीं ना कहीं हमको बाहर रिमूवल करना जरूरी होता है। जो हमारे वेस्टेज मटेरियल जो होते हैं उसको बाहर करने के प्रोसेसिंग को हम लोग क्या कहते हैं, एजेसेशन। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ फेशियल जो कि अवशिष्ट पदार्थ हिंदी से कहते हैं, उस मटेरियल को बाहर निकालना किसके द्वारा, तो एनस के द्वारा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एजेसेशन। ठीक है, और ये क्या होता है आपका, अब या उसको हम लोग कहते हैं डिफेक्सेशन कहते भी कह सकते हैं। ठीक है, या एजेसेशन कहते हैं। यहाँ पर हम लोग 5 स्टेजेस को हम लोग जाना। पहला क्या जाने हम लोग, इंजेसेशंस, दूसरा क्या हो गया डाइजेशंस, तीसरा क्या हो गया एब्जॉर्प्शंस, चौथा हो गया एसिमिलेशंस, और पांचवा हो गया एजेसेशन। ठीक है, पहले हम लोग इंजेसेशन में क्या किए, इंटेक किए किसके द्वारा, माउथ के द्वारा, चाहे वो सॉलिड हो लिक्विड के द्वारा। डाइजेशंस क्या किया, कॉम्प्लेक्सिटी को, नॉन सोल्यूबल को, फिर बोलेंगे नॉन जो है आपका एब्जॉर्बल को हम लोग क्या किया, सिंपल में तोड़ दिया। फिर आपका जो नॉन सोल्यूबल था उसको सोल्यूबल में कर दिया, और नॉन एब्जॉर्बल को एब्जॉर्बल में कन्वर्ट कर दिया, कौन, डाइजेशन। ठीक है, उसके द्वारा कहीं कहीं हमारे बॉडी में कुछ कुछ रिलीज होते थे एंजाइम, उसके द्वारा कन्वर्ट किया गया। फिर एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, जो हमारे फूड पार्टिकल था वो कहीं कहीं कन्वर्ट होके किसमें चला गया, ब्लड में। फिर आया एसिमिलेशंस। एसिमिलेशंस क्या किया, उस जो हम लोग जो ब्लड में गया है एनर्जी के रूप में जो फूड, वो हम लोग यूटिलाइज करेंगे कोई फंक्शन करने के लिए, कोई काम करने के रूप में, जो भी हम लोग काम करेंगे कहीं कहीं एनर्जी चाहिए, वो एसिमिलेशन के अंदर आ गया। और एजेसेशन जो हमारे बॉडी के लिए जो रिमूवल पार्ट है, मतलब दैट मीन्स ऐसे फेशियल जो हमें ज़रूरत नहीं है, हमारे बॉडी के लिए ज़रूरत नहीं, उसको कहीं ना कहीं हमारे बॉडी से बाहर करना जरूरी है, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एजेसेशन। ठीक है, आते हैं इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में।
अब जो हम लोग को जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग देखेंगे कि कितने पार्ट में इसको 2 डिवीज़न किया गया है। एक एक करके हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या है इसमें। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको 2 डिवीज़न किया है, एक डाइजेस्टिव ट्यूब और एक होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग डाइजेस्टिव ट्यूब के बारे में जानते हैं। ट्यूब अब क्या है इसके बारे में देखो कि जो सबसे पहले हमारा डाइजेशन पता है कि स्टार्टिंग माउथ से होता है, मुंह से। और ऐसा नहीं कि मुंह के बाद तुरंत हमारा पेट में चला गया, पेट ऐसा नहीं है, उसमें बहुत सारा प्रोसेसिंग लगा हुआ है। एक एक करके जानेंगे आखिरकार क्या क्या इसमें है। तो सबसे पहले एक बहुत बड़ा होता है कैनाल, ये डाइजेस्टिव सिस्टम, उसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, जो कि पूरा मुंह से स्टार्टिंग होकर पूरा हमारे एनस तक वगैरह पहुँचता है, या जो आगे पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन वहाँ तक पहुँचने का काम करता है। तो ये पूरा का पूरा अगर एलिमेंट्री कैनाल को, आहार नाल को हम लोग कहते हैं, तो ये आहार नाल जो होता है कहीं न कहीं 10 से लेके 11 मीटर लंबा होता है और ये भी मस्कुलर ट्यूब का बना होता है। मसल से बना हुआ एक ट्यूब है जिसका जो लेंथ पूछेगा तो याद रखिएगा 10 से लेके 11 मिनट 10 to 11 मीटर्स लंबे होते हैं। ठीक है, अब इस एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या शामिल हो सकता है, तो इसमें सबसे पहले याद रखिएगा मुंह से इंटैक्ट किया माउथ। ठीक है, माउथ जो होता है वो हम लोग देख ही सकते हैं कि माउथ को जो सुरक्षा करने के काम ये जो 2 लिप्स है वो है, तो गार्डेड बाय किसके द्वारा, लिप के द्वारा। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा दिखा गया है कि आपका जो गार्ड कर रहा है कहीं न कहीं ये किसके द्वारा, तो लिप्स जो होंठ है उसके द्वारा ये गार्डेड है, मैंने उसको सुरक्षा किया किसको, माउथ को। दूसरा है बक्कल कैविटी विथ टंग्स और टीथ। तो यहाँ बक्कल कैविटी मतलब जो होता है जो खुला स्थान, कहीं भी हमारे बॉडी के कोई भी चीज़ का खुला स्थान रहेगा जैसे थोड़ा सा खोखला टाइप का रहेगा, समझ जाना है, वो कैविटी के अंदर आता है। ठीक है, जैसे कि बक्कल कैविटी हो गया, और जो आपका और बहुत सारा कैविटी है, उसमें से बक्कल कैविटी की बात करते हैं जो कि आपके कहाँ मिलेगा, टंग्स और टीथ। इसके अंदर जो बक्कल कैविटी के अंदर क्या आता है, टंग और टीथ, जिसे हम लोग कहते हैं मुख गुहा। ठीक है, ये आपका बक्कल कैविटी, इसमें क्या क्या शामिल होगा, टंग और टीथ। उसके बाद उसके नीचे गला में पहुँचेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके फायरेंक्स। ठीक है, ये गला में आपको मिलेगा फायरेंक्स। उसके बाद उसके नीचे पहुँचिएगा तो आपको क्या मिलेगा, ओएसोफेगस, जिसे हम लोग सिंपल भाषा में फूड पाइप भी कहते हैं। ठीक है, तो फूड पाइप, ओएसोफेगस, उसके बाद उसके नीचे क्या मिलेगा आपका, स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, और लास्ट में आपको दिखेगा कि जो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद नीचे जो आपको दिखाएगा एनस, जो गार्डेड बाय द स्फिंक्टर्स मसल्स। जो एनस जो होते हैं कहीं न कहीं एक बहुत मोटे चमड़े का जो होता है वो सिकुड़ा हुआ भाग रहता है, तो स्फिंक्टर मसल्स उसमें पाया जाता है किसमें, एनस में। तो याद रखिएगा एलिमेंट्री कैनाल को कितने पार्ट्स में बांटा है, 8 पार्ट्स में पूरा बटा हुआ है। पहला सबसे पहले माउथ, मुंह, फिर बक्कल कैविटी। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, फायरेंक्स हो गया, फिर ओएसोफेगस, फिर स्टमक, फिर क्या हो जाएगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। ठीक है, अब यहाँ से बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे कि क्या क्या किसको किसको क्या डिवाइड किया गया। तो जब हम लोग इस प्रोसेसिंग में देखेंगे तो जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक क्या नाम है, डेडुनम, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब आगे जाके जब हम लोग को पूरा डिटेल्स इसके बारे में पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे आखिरकार ये सब क्या है। फिलहाल के लिए याद रखिएगा कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन को है उसको किसमें 3 भाग में बांटा गया। पहला हो गया डेडुनम, दूसरा जो हो गया वो जेजुनम। ठीक है, इसको, और तीसरा जो हो गया वो कहते हैं इलियम। ठीक है, यहाँ से याद रखिएगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन को कितने भाग में बांटा गया है, तो 3 पार्ट्स में बांटा गया है। आपका पहला डेडुनम, दूसरा क्या हो गया जेजुनम, और तीसरा हो गया इलियम। ठीक है, उस तरह लार्ज इंटेस्टाइन को भी हम लोग फर्दर 3 भाग में उसको हम लोग बांटा गया है। पहला जो हो गया उसको कहते हैं कैल्शियम, दूसरा क्या हो गया कोलोन, और तीसरा हो गया क्या हो गया रेक्टम। ये याद रखिएगा। ठीक है, कि स्मॉल इंटेस्टाइन को कितने भाग में, 3 पार्ट्स में, पहला डेडुनम, दूसरा जेजुनम, तीसरा इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन को फिर फर्दर बांटा गया 3 भाग में। उसका पहला हो गया कैल्शियम, दूसरा हो गया कोलोन, तीसरा हो गया रेक्टम। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इधर आगे की ओर। अब इसमें देखो कि क्या क्या बताया गया है कि आप बात करते हैं सबसे पहले, अब डाइजेस्टिव सिस्टम वाला बात करते हैं, नहीं एक वहाँ भी बात कर लेते हैं पहले इसमें कि जो आपका कोलन वाला भाग है, जब
लार्ज इंटेस्टाइन का जो कॉलन भाग है उसको भी अगर हम लोग और गहराई से पढ़ा जाए, ऐसे तो आपके बोर्ड के लिए थोड़ा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जो झारखंड बोर्ड या सीबीएसई के लिए, लेकिन अगर कोई कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं आप, जैसे कि नीट वगैरह में, या कहीं इसके लिए फर्दर अगर तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए पूछा जाता है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन का कॉलन है उसको कितने भाग में बांटा गया है। तो उसके अंदर भी हम लोग अलग से पढ़ा जाता है उसको। हम लोग जो फर्स्ट है गया क्या हो गया असेंडिंग पार्ट, दूसरा आपका डिसेंडिंग पार्ट, तीसरा हो गया ट्रांसवर्सल पार्ट, और एक होता है सिग्मोइड पार्ट। 4 भाग में बांटा गया किसको, कॉलन को। पहला असेंडिंग पार्ट, डिसेंडिंग पार्ट, दो को तो ऐसे ही याद रहेगा, असेंडिंग डिसेंडिंग हम लोग बचपन से जानते हैं, और असेंडिंग डिसेंडिंग पार्ट। और एक क्या हो गया ट्रांसवर्स पार्ट, ठीक है, ट्रांसवर्स पार्ट हो गया। और चौथा हो गया सिग्मोइड पार्ट, ठीक है। इसको किसको बांटे हैं, कॉलन को। तो आया कहाँ से, लार्ज इंटेस्टाइन से। लार्ज इंटेस्टाइन में कौन आया था, कॉलन। कॉलन के अंदर फिर इसको 4 फर्दर डिवाइड में बांटा गया, असेंडिंग डिसेंडिंग, ट्रांसवर्स पार्ट और सिग्मोइड पार्ट, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इधर डाइजेस्टिव ग्लैंड में, क्योंकि जो ग्रंथियाँ होती है उसके बारे में जानते हैं कि आखिरकार क्या क्या है इसमें। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड में एसोसिएटेड ग्लैंड के अंदर क्या क्या आता है, ये क्या करता है, जो ग्लैंड होते हैं ये कहीं न कहीं रिलीज करता है क्या, डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है। एंजाइम जो है रिलीज करता है, कहीं से निकलता है, जो कि क्या करता है, हमारे जो भोजन को पचाने के काम करता है। तो रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम्स। पहला जो एंजाइम का नाम है, या सॉरी पहला जो ग्लैंड का नाम है उसको कहते हैं हम लोग सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है। सैलिवरी ग्लैंड जो कि मुख में पाया जाता है, मुंह में मिलेगा आपको, तो वहाँ सैलिवरी ग्लैंड होते हैं। ये आपका 3 पेयर में 3 जोड़े में पाया जाता है। पहला जो है उसको कहते हैं पैरोटाइड, जो है पैरोटाइड्स जो है आपका जो पैरोटाइड्स, ठीक है। दूसरा हो गया सब मैंडिबुलर, और तीसरा हो गया सब लिंगुअल। तीन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सैलिवरी ग्लैंड है वह कितने पेयर में बांटा गया, 3 पेयर में बांटा गया है, 3 जोड़ा इसमें रहेगा। पहला हो गया क्या होगा, पैरोटाइड्स, याद रखिए पैरोटाइड्स, जो कि आपको चिक में देखने को मिलेगा, ठीक है। सब मैंडिबुलर जो जबड़ा के नीचे आपको देखने को मिलेगा, और आपका जो सब लिंगुअल जो है वह टंग के नीचे, बिलो टंग के नीचे। ये जैसे लार ग्रंथियाँ जो होती है, हिंदी से कहते हैं लार ग्रंथि, सैलिवरी ग्लैंड, इसमें पाया जाता है। ये जो आपको पैरोटाइड्स हैं, कहीं कहीं स्नैक्स में जो होता है, जो जहर जो होता है, जब वो बीटिंग करता है, काटता है, तो उसका जहर जो होता है यही आपका पैरोटाइड्स में रहता है। इसलिए जो सांप खिलाने वाले रहते हैं वो क्या करता है कि जो पैरोटाइड्स होते हैं सांप का, उसको क्या करता है, निकाल लिया जाता है। उसके बाद सांप जो है कितना डंक मारे कुछ भी हो, वह उसका जहर हमारे बॉडी में नहीं रहता है, ठीक है। तो हम लोग याद रखेगा ये सैलिवरी ग्लैंड को हम लोग कितने पेयर में बांटे, 3 पेयर में। एक होता है पैरोटाइड्स, जो कि पूछेगा पैरोटाइड्स कहाँ मिलता है, तो चिक में मिलेगा, जिस गाल वगैरह, गाल को साइड में आपको दोनों साइड के गाल में मिलेगा, ठीक है। सब मैंडिबुलर कहाँ मिलेगा, बिलो जो जबड़ा के नीचे देखने को आपको वहाँ से निकलेगा, ठीक है। उसके बाद सब लिंगुअल्स जो होते हैं वो कहाँ होगा, आपका टंग के नीचे, बिलो टंग। दूसरा जो ग्लैंड का नाम है जिसे कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। पहला सैलिवरी ग्लैंड, दूसरा गैस्ट्रिक ग्लैंड, तीसरा जो होता है आपका क्या है, पैनक्रियाज, ठीक है, अग्नाशय जिसे हिंदी से कहते हैं। चौथा जो होगा लीवर और गॉल ब्लैडर, ठीक है। लीवर यकृत, गॉल ब्लैडर जो होता है पित्ताशय वगैरह, ठीक है। तो ये दोनों, ये भी यहाँ से भी बहुत सारे जो एंजाइम सिक्रेशन होता है बहुत ज़्यादा यहाँ पर निकलते हैं, ठीक है। और लास्ट में जो हो गया 5वां जो होगा जो होता है इंटेस्टाइनल ग्लैंड, जो कि आपका छोटी आंत वगैरह होगा, आंत से निकलने वाली ग्लैंड। ये 4-5 ग्लैंड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं। कहीं न कहीं इससे एक जो है केमिकल्स एंजाइम निकलते हैं जो हमारे फूड को सिंप्लीफिकेशन करने में मदद करती है, उसको तोड़ने में मदद करती है। क्योंकि अगर ये एंजाइम नहीं रहेंगे, ये ग्लैंड से एंजाइम नहीं निकलेंगे, तो हमको डाइजेस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होगा, समझो कि ना के बराबर होगा। तो पहला ग्लैंड का नाम क्या है, सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड के अंदर के 3 पेयर होते हैं। पहला हो गया एक पैरोटाइड्स, जो कि चिक में मिलेगा। सब मैंडिबुलर, जो कि जॉ के नीचे, मतलब आपका मसोड़ा के नीचे मिलेगा, सॉरी जबड़ा के। और सब लिंगुअल्स, जो कि आपका टंग के नीचे। दूसरा सैलिवरी ग्लैंड के बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, पैनक्रियाज, ठीक है। उसके बाद लीवर और गॉल ब्लैडर। जो 5वां क्या होगा, जो है इंटेस्टाइन्स ग्लैंड्स हो गया, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी।
आसानी से बहुत इजी तरीक़ा से ये हम लोग को जो प्रिपेयर किए हैं आपके लिए, ये जो प्रोफाइल बनाया गया या फाइल बनाया गया है, बहुत सिंपल तरीक़ा से बताया गया। आप सिर्फ एक बार रीड कीजिएगा मेरे पढ़ाने के बाद, तो ऑटोमेटिकली आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, और नहीं होगा तो कभी कभी आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगला में इसके बारे में कि देखते हैं कि क्या क्या बताया गया इसमें। नेक्स्ट जो हम लोग का है, हाँ आज के लिए हम लोग देखते हैं यही है, लेकिन देखिए आप क्या लिखा गया है, इन आवर नेक्स्ट वीडियो डिटेल एक्सप्लेनेशन अबाउट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। बहुत ही एक्सक्लूसिव यहाँ पर प्रेजेंटेशन दिया गया है, और हम लोग जो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा इस लाइव प्रोसेसिंग जो थर्ड पार्ट आएगा, बहुत ही अच्छा वीडियो आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है, क्योंकि जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का जो एक्सप्लेनेशन होगा वो पूरा विथ देयर इमेज, उसका इमेज रहेगा, इमेज के साथ आपको बढ़िया से एक्सप्लेन किया जाएगा, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो को मिस मत कीजिएगा, जब भी पार्ट आएगा उसको ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसके बारे में पूरा का पूरा हम लोग को बढ़िया से डिटेल से हम लोग क्या करेंगे इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। अब हम लोग तो इंतज़ार कीजिए, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो का, ठीक है। तब तक के लिए हम लोग इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय।